नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन के बाद साथियों पूरे डिटेल में उस क्वेश्चन के हम बताए हैं, तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट में जो टेस्ट लिए हैं उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करें और आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो साथियों, आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है साथियों, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। ये आज का पहला क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, बोरीबंदर रेलवे स्टेशन भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। तो बोरीबंदर रेलवे स्टेशन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा साथियों, बोरीबंदर रेलवे स्टेशन जिसे वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स कहा जाता है साथियों, ये मतलब वर्तमान में इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स नाम इसका रख दिया गया, लेकिन पहले इसका नाम बोरीबंदर रेलवे स्टेशन था, जो कि साथियों भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन था। यहाँ पर साथियों 1853 ईस्वी में, यहाँ पर देखिएगा 1853 में साथियों यहीं से यानी कि मुंबई से ठाणे तक इसी रेलवे स्टेशन से ट्रेन चली थी। तो 1853 याद रखिएगा, पहली बार ट्रेन कब चली थी तो 1853 में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे गार्ड का झंडा कौन सा रंग का होता है। तो साथियों आप सभी जानते ही हैं जो भारतीय गार्ड रेलवे का झंडा होता है वो 2 कलर का होता है। तो 2 कलर कौन कौन सा होता है, एक होता है हरा और एक होता है लाल। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है हरा और लाल, वो आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, देखिएगा ट्रेन के गार्ड जो होते हैं साथियों वो 2 रंगों के झंडे का उपयोग करते हैं। कितने रंगों का, 2 रंगों का। पहला हरा झंडा जो ट्रेन के चलने की अनुमति देता है, यानी कि एक तरह निर्देश करता है कि आप जो लाइन है रेलवे का वो क्लियर हो चुका है, आप चल सकते हैं। और दूसरा जो झंडा है साथियों वो लाल झंडा है जो ट्रेन को रुकने का संकेत देता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो गार्ड होते हैं रेलवे के उनके पास दो झंडा होता है, पहला हरा झंडा और दूसरा लाल झंडा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस है, प्रकाश वर्ष क्या मापता है। प्रकाश वर्ष क्या मापता है ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा दूरी, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि साथियों जो प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी मापता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यह खगोलीय दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रकाश वर्ष लगभग 9.44 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। इस पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। तो बताइएगा 9.44 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप सभी जानते ही हैं। जो साथी जानते हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं साथियों किसी भी क्वेश्चन का आंसर, और जो नहीं जानते हैं वो साथियों जान जाएं कि मानव शरीर में जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर राइट आंसर करिएगा, जो ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा साथियों, मानव शरीर में जो रक्त का पीएच मान होता है साथियों वो सामान्य रूप से 7.35 से 7.45 होता है। क्या होता है, 7.3 से 7.45 होता है, इसके बीच में होता है। तो इसके बीच में क्या है, 7.4 है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यह थोड़ा क्षारीय होता है। क्या होता है, ये थोड़ा क्षारीय होता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संतुलित करने में मदद करता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है साथियों, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है।
तो 5 ईयर्स ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। यहाँ पर देखिएगा 5 वर्षों का होता है और वह राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, और राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार संभालते हैं। यदि संयोग से राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके कार्यभार को भी उपराष्ट्रपति संभालते हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। देखिए अधिकतम की बात किया है साथियों, तो आप सभी जानते हैं लोकसभा में साथियों अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 552। ध्यान रखिएगा, अधिकतम 552 सदस्य लोकसभा में हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, 552। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं वो 552 सदस्य हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 552 सदस्य लोकसभा में अधिकतम हो सकते हैं। अब और डिटेल में जानें, इनमें से साथियों जो 530 सदस्य होते हैं वो राज्यों से होते हैं, जबकि 20 सदस्य जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। इनके अलावा 2 सदस्य होते हैं साथियों, वो 2 सदस्य कौन कौन से हैं, एंग्लो इंडिया समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो 2 सदस्य अन्य हैं वो जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडिया समुदाय के द्वारा। तो ये टोटल मिलाकर कितने अब हो गए, 552 सदस्य। तो ध्यान रखिएगा, पूरे पॉइंट को हमने कवर करने की कोशिश किया है। अगर कोई पॉइंट छूट रहा हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उस पॉइंट को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। देखिए कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका प्रश्न है और इसका राइट आंसर करिएगा, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, कोयम्बटूर कहाँ पर है, तो तमिलनाडु का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है कोयम्बटूर। कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु का कोयम्बटूर एक प्रमुख औद्योगिक नगर है और इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और जो कोयम्बटूर है उसको दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है। अब क्यों मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का, क्योंकि वहाँ पर सूती वस्त्र का उद्योगों का अत्यधिक विकास हुआ है। ध्यान रखिएगा इन सभी पॉइंटों को भी आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट क्षेत्र किस देश में स्थित है। देखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट क्षेत्र किस देश में स्थित है, क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका राइट आंसर करिएगा जर्मनी में। जो ब्लैक फॉरेस्ट क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है, जर्मनी में। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट क्षेत्र स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा साथियों, ब्लैक फॉरेस्ट क्षेत्र जर्मनी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है, जो कि एक घने जंगल का क्षेत्र है। जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो जर्मनी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है, जो कि एक घने जंगल का क्षेत्र है। इतना ध्यान रखिएगा। और इसे ब्लैक फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है, मतलब जो ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है इसे किस लिए कहा जाता है, कभी कभी आपके अंदर भी सवाल उठा होगा, अभी तुरंत उठा होगा। तो जानिएगा, इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पेड़ों के घने का आवरण जो है वो क्या होता है साथियों, बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इसके अंदर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसे ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है। तो इन पॉइंटों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर करिएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है मुंबई, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था।
किसका पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्यान रखिएगा। कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसे ए.ओ. ह्यूम ने आयोजित किया था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे ए.ओ. ह्यूम, उनके द्वारा ये आयोजित किया गया था मुंबई में। कब किया गया था, 1885 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष वयोवृद्ध नेता W.C. बनर्जी थे। देखिए साथियों, ए.ओ. ह्यूम इनके बाद थे, पहले नेता कौन थे, तो W.C. बनर्जी को माना जाता है। लेकिन इनके जस्ट बाद ए.ओ. ह्यूम को भी बनाया गया था। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जिन्हें माना जाता है वो ए.ओ. ह्यूम को मुख्य रूप से माना जाता है। तो इन पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको कुछ लग रहा है इधर उधर कोई क्वेश्चन कि इसमें नहीं ये ऐड करना चाहिए, तो आप अपनी थिंकिंग को नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट बार जब वीडियो कवर करें तो वो आपको उसमें भी डिटेल से बताने की कोशिश करें। तो चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं, अगला क्वेश्चन को। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा को किसने प्रतिबंधित किया था। तो साथियों, भारत में जो सती प्रथा था उसको किसने प्रतिबंधित किया था। राइट आंसर करेगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे साथियों, उनके द्वारा भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, सती प्रथा जिसमें विधवा महिला को पति की चिता में जलाया जाता था। अब देखिए, जो पहले सती प्रथा था उसमें साथियों जो विधवा महिला होती थी, यानी कि जिनके पति का निधन हो जाता था, उनके साथ उनके पत्नी को भी जलाया जाता था। ये था सती प्रथा का नियम। लेकिन साथियों 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा कानून बनाकर इस नियम को, यानी कि सती प्रथा वाला जो नियम था उसको समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा इस कानून को, एक कानून बनाकर इसको समाप्त किया गया था। यह सुधार राजा राम मोहन राय के प्रयासों के कारण संभव हुआ था। देखिए, ये जो नियम था साथियों, ये किसके कारणों से इसको संभव किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के कारणों से इस प्रयास को क्या किया गया था, संभव किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पाणिनि को किस विषय का जनक माना जाता है। राइट आंसर करिएगा, पाणिनि को व्याकरण का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, पाणिनि संस्कृत भाषा के महान व्याकरणज्ञ थे। उन्हें अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ को रचने का भी क्या कहते, उन्होंने अष्टाध्यायी जो नामक ग्रंथ था उसकी रचना की थी। किसने की थी अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना, तो पाणिनि ने की थी। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बन रहा है, जो अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ थी उसकी रचना पाणिनि ने की थी, जिसने संस्कृत व्याकरण के नियमों का विस्तृत विवरण किया था। जो पाणिनि थे साथियों, वो संस्कृत व्याकरण के नियमों का विस्तृत विवरण किया था। उन्होंने भारतीय भाषाएं जो थी उसका अध्ययन का जनक भी माना जाता है, यानी कि उन्हें भारतीय भाषाई अध्ययन का जनक माना जाता है। जो संस्कृत का उसका जनक भी माना जाता है और भारतीय भाषाई अध्ययन का भी जनक पाणिनि को माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण किस उद्देश्य से लागू किया था। इसका राइट आंसर करेगा, सेना के सस्ते अनाज उपलब्ध कराने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण था उसको लागू किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा, सेना के लिए सस्ते अनाज उपलब्ध कराने के लिए बाजार नियंत्रण को लागू किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को मजबूत बनाए रखने के लिए सैनिकों को कम लागत में भोजन उपलब्ध कराने के लिए बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया गया था। इन सभी को ध्यान रखिएगा। उन्होंने वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखा और नियमित निरीक्षण प्रणाली शुरू की थी। इस नियम को लागू करके क्या किया था, जो वस्तु थे उनके कीमतों पर नियंत्रण रखा था और यह नियमित निरीक्षण प्रणाली को शुरू किया था। तो किस लिए किया था आप जानेंगे। सेना के लिए सस्ते अनाज उपलब्ध कराने के लिए बाजार नियंत्रण को लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा 1930 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के
समय नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? 1930 में। ध्यान रखिएगा। अब किसके द्वारा शुरू हुआ था? आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की गई थी, जो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ते हुए समुद्र किनारे नमक बनाया गया था। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन का, एक तरह से शांतिपूर्ण विरोध का प्रतीक था। तो इन पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा नमक सत्याग्रह किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा बनाया? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका राइट आंसर करिएगा राजेंद्र प्रसाद ने। जी हाँ साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। यह सच्चाई की जीत को प्रतीक करता है, यानी कि सच्चाई की जीत का एक क्या है? एक प्रतीक है। तो ऑप्शन जो आपका दिया गया है सी, वो आपका राइट आंसर होगा, राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर करेगा जोंक जलप्रपात जो है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। कर्नाटक में स्थित जोंक जलप्रपात जो है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 253 मीटर है। 253 क्या है? मीटर है। ध्यान रखिएगा। और अगर हम और डिटेल में बात करें तो इसे शरावती नदी पर बनाया गया है, यानी कि कभी कभी पूछ लेता है जो जोंक जलप्रपात है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो शरावती नदी पर बनाया गया है जोंक जलप्रपात को। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सूर्य की धरती के नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और राइट आंसर करिएगा जापान, यानी कि साथियों जापान इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा आपका? जापान होगा। ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। जापान को उगते हुए सूर्य की धरती कहा जाता है। इसका कारण यह है, यानी कि सूर्य को उगते हुए सूर्य की धरती जापान को क्यों कहा जाता है? कारण कभी कभी पूछ लेता है कोई। तो इसका कारण यह है साथियों, क्योंकि यहाँ यह देश जो है वो विश्व के पूर्वी भाग में स्थित है और सूरज यहाँ सबसे पहले उगता है, इसलिए उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सूर्य की धरती पूछा है तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है जापान, वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो साथियों ग्रेट बैरियर रीफ ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, तो ये किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर करेगा ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो दुनिया का सबसे बड़ी प्रबल भित्ति प्रणाली है। क्या है? प्रबल भित्ति प्रणाली है, दुनिया की सबसे बड़ी। और जो भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। जो क्या है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी, यहाँ पर देखिएगा उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। यह समुद्री जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि कभी कभी पूछ लेता है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो किस धरोहर में शामिल किया गया है, मतलब यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किसे किया गया है? और ऑप्शन दे देगा ग्रेट बैरियर जो वो। तो इसका राइट आंसर क्या करिएगा? ग्रेट बैरियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अन्य साथियों के पास शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।